पहले अध्याय में जनपद के बारे में बताया था, जनपद का स्वरूप कैसे होगा। जनपद शब्द से वैसे पूरा ही जनपद आता है, पर कल का जो विषय था उसमें जनपद में से दुर्ग को छोड़कर बाकी हिस्से का वर्णन था। दुर्ग विशिष्ट है तो उसका वर्णन आगे अलग से होगा। और सामान्य रूप से जनपद कहने से दुर्ग को छोड़कर बाकी जो ग्रामीण इलाका है वही लिया जाता है। आज का विषय है भूमि छिद्र विधानम, यानी जनपद के अंदर ऐसी भूमि जो खेती के योग्य नहीं है, जिसमें जंगल खड़ा है या कुछ और चीजें हैं, उनका सदुपयोग कैसे करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। सारी भूमि पर खेती होती नहीं है, कहीं भी कुछ जमीन ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में अभी चर्चा है। अकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवितानि प्रयच्छेत्। जो कृषि के योग्य नहीं है अथवा जिस पे कृषि नहीं होती है, तो ऐसे जो जमीन है एक प्रकार से गोचर के रूप में बनावे, यानी ऐसे कुछ व्यवस्था करो जिसमें कई कई बीच में तालाब हो, पानी पी सके जानवर, और अच्छे से उसमें घास वगैरह होता रहे, तो उस प्रकार बनाना होगा। प्रतिष्ठाभयस्थावर जंगमानि च ब्राह्मणेभ्यः। ब्राह्मणों के लिए ऐसी जगह दे दिया जाए जिसमें अभय का विधान किया हुआ हो, यानी सब प्रकार से डर ना रहे, ना चोर रहे, ना उस प्रकार के जानवर रहे, और आवश्यक पेड़ और जो अन्य प्रकार के जानवर जिससे डर नहीं है वो जरूर वहां रहे। ब्राह्मणेभ्यः ब्रह्म सोमारण्यानि, यानी ब्राह्मण के लिए ब्रह्म सोमारण्य, यानी ब्राह्मण के अपने कर्मकांड के लिए आवश्यक सोम आदि जो औषधियां हैं जहां उपलब्ध हो उस प्रकार बनावे। तपोवनानि च तपस्विभ्यः गोरुतपराणि प्रयच्छेत्। जो तपस्वी लोग हैं उनके लिए तपोवन बनावे, जो जंगल में रहकर तपस्या करना चाहते हैं। इसमें वानप्रस्थी भी हो सकते हैं और कुछ गृहस्थी, जो विद्वान ब्राह्मण जो एक प्रकार से शोध की दृष्टि से अकेला एकांत में रहना चाहते हैं, अपने स्वयं के विशेष साधना एवं विशेष अध्ययन अध्यापन आदि की दृष्टि से नगर आदि से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए गोरुत परानी, यानी गाय जब चिल्लाती है तो वो जितनी दूर तक उसका आवाज जाता है तो उतनी दूर तक का जो जमीन है वो उनको दे दे। यानी कुछ तो ब्राह्मणों के लिए अपने यज्ञ याग के लिए आवश्यक औषधि, कुशा इत्यादि जो उसमें हो सके ऐसे जमीन छोड़ देना चाहिए, और कुछ तपस्वियों के लिए तपोवन के लिए जमीन छोड़ देना चाहिए। बाकी गोचर की बात तो हो चुकी है। तावन्मात्रमेकद्वारं खातगुप्तं स्वादुफलगुल्मगुच्छम् अकण्टकीद्रुमम् उत्तानतोयाशयं दान्तमृगचतुष्पदं भग्ननखदंष्ट्रव्यालं मार्गायुक
हस्ति हस्तिनीकरभं मृगवनं विहारार्थं राज्यः कारयेत्। उतनी ही यानी एक बड़ी जगह गौरत मात्र जो है ना, गाय की आवाज जितनी दूर जावे उतनी दूर, यानी एक अच्छा सा बड़ा सा इलाका ऐसा वो बनावे कि उसकी चारों तरफ खाई रहे और एक ही जगह से प्रवेश की स्थिति रहे, प्रवेश एक ही जगह से हो और बाकी गहरा खाई हो, ताकि अंदर की जानवर बाहर ना सके, बाहर वाले अंदर ना जा सके। स्वाद फल गुल्म गुच्छम यानी स्वादिष्ट फल वाले झाड़ी है, पेड़ है, उस प्रकार के हो, और कांटे वाला कोई पेड़ ना हो, और उत्थान तोयाशय जिसमें पूरा भरा हुआ पानी हो, जल वाला, जो जल पीने आदि की दृष्टि से, और जिसमें जो भी जानवर हो वो दांत यानी दमन किए हुए यानी उद्दंड ना रहे, आक्रमणकारी जानवर कोई ना रहे। और आगे जो बताया जा रहा है थोड़ा सा ये संशय का विषय है, उचित नहीं लगता। भग्न नख दंष्ट्र व्याजम, ऐसे शेर जिसके नाखून और दांत हटाए गए। अब ये किस प्रकार ये शब्द जोड़ा गया हो नहीं पता, पर ये सही नहीं है, क्योंकि इसके बिना फिर वो खा भी नहीं पाएगा। तो अब यानी दर्शन आदि की दृष्टि से अनुचित है, ये नहीं ठीक है। मार्गायुक हस्ति हस्तिनी कदभम, मार्गायुक यानी शिकार के योग्य हाथी, हाथिनी और उसके बच्चे, या शिकार उसको मारना नहीं है, पकड़ने की बात है। मृगवनम विहारार्थम राज्य कारयेत, ऐसे मृगवन राजा के विहार के लिए बनवावे। यानी इसमें यह हो सकता है कि शेर आदि ना रहे, सामान्य जानवर रहे जो नुकसान ना करे, उस प्रकार का वो बना सकते हैं। सर्वातिथि मृगम प्रत्यंते चान्यन मृगवनम भूमि वशेन व निवेशयत, अथवा जनपद की सीमा में दूसरा मृगवन एक ऐसा बनाओ भूमि को देखते हुए जहां बन पड़ता है, वहां जहां सारे मृग बाहर से आकर वहां रहे, क्योंकि हर जगह ये छोटे छोटे हिरन वगैरह नहीं रहते हैं, तो लाके वहां छोड़ दे। एक प्रकार का जू कह सकते, पर जू में बिल्कुल बंधे रहते हैं, ये खुला जू कह सकते हैं। या कई बार जैसे भारत में भी अभी चीता लाके छोड़ दिया था वहां, इस प्रकार से बाहर से जाके छोड़ सकते हैं। कुप्य प्रतिष्ठानां च द्रव्याणाम् एकैकशो व वनं निवेशयेत्, द्रव्यवन कर्मांता नटवीश्च द्रव्यवनापाश्रयः। कुप्य प्रतिष्ठानाम से द्रव्यानाम यानी जो धातु संबंधी जो द्रव्य है उनके लिए भी वन बना हुआ है। असल में क्या है, धातु का खनिज जब निकलता है तो उसका शोधन में बहुत ईंधन लगता है, और उसकी शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगती हैं। आजकल कुछ केमिकल्स, आजकल भी कुछ जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं, और कई बार जो है ना शोधन के लिए उसके अंदर वो पूरा बड़े बड़े लकड़ी डाले जाते हैं कि अंदर कुछ ऑक्सीजन हो, वो
रिड्यूस करे। मेटलर्जी में पढ़ सकते हैं, लोहे वगैरह जो खनिज है उसको शुद्ध करते समय उसमें कच्चे लकड़ी डाले जाते हैं ताकि अंदर की जो भी कुछ ऑक्सीजन बचा हुआ हो वो सारा उससे साफ हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत लकड़ी और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां चाहिए, तो उनके लिए भी अलग अलग से वन बनावे। और द्रव्यवन कार्मातान अटविश्च द्रव्यवनापाश्रयाः। ये द्रव्यवन है, कार्मांत यानी शोधन है, धातु का शोधन के बात है। इस संबंधी जो अटवी यानी उस संबंधी जो वन है, ये सब द्रव्यवन के संबंधित विषय है। यानी लकड़ी के लिए भी जड़ी बूटियों के लिए भी ये करना होगा। प्रत्यन्ते हस्तिवनम अटव्यारक्षम निवेशयेत्। जनपद की जो सीमा में हस्तिवन बनावे, जो अटवी के आरक यानी अटवी संबंधी जो अधिकारी है उनके द्वारा वो संभाला जाए, इस प्रकार बनावे। नागवनाध्यक्षः पार्वतं नादेयं सारसमनुपं च नागवनं विदितपर्यन्तम् अप्रवेशनिष्कासनं नागवनपालैः पालयेत्। नाग शब्द हाथीवाची है, हाथी को नाग भी कहते हैं। उसका जो अध्यक्ष होगा वो या तो पहाड़ में अथवा नदी के तट में अथवा बड़े तालाब के तट पे कोई ना कोई पानी वाला प्रदेश हो, ताकि हाथियों को पानी मिले और वहाँ अच्छे पेड़ वगैरह हो, हाथी का आहार भी पर्याप्त होना चाहिए। उस प्रकार का हस्तिवन बनावे जिसकी सीमाएं स्पष्ट हो, ऐसा इनफाइनेट ना रहे, अच्छे से सीमाएं हो जिसके अंदर बाहर से कोई आ ना सके और अंदर वाला कोई बाहर ना जा सके, खाए वगैरह कुछ ना कुछ वो व्यवस्था करके एक स्पष्ट सीमा वाला एक हस्तिवन बनावे। और वो जो है हस्तिवन पालकों के द्वारा वो संभलवा दे, यानी कुछ व्यक्ति हो जो नियमित अंदर देख रेख करते रहे, देखे कि हाथियों को खाने के लिए पर्याप्त कोई अंदर जंगल में है या नहीं है, कौन सा हाथी कैसे है क्या है, और हाथियों की संख्या आदि पर भी ध्यान रखे कि कोई यहाँ से चोरी करके तो नहीं ले जा रहे कोई, क्योंकि हाथी का जो दांत है बहुत महंगे होते हैं। कुछ दुष्ट लोग हो सकते हैं कि मार के दांत उठा के ले जाए, तो पूरा नजर रखे। हस्ती घातिनम हन्यु, यदि कोई पकड़ में आवे हाथी को मारता हुआ दांत आदि के लिए, तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। दंतयुगम स्वयं स्वयं मृतस्य अपहरतः सपाद चतुष्पणो लाभः। यदि कोई मरा हुआ हाथी के दांत लेते यानी ले जाते हुए पकड़े में जाए, तो 4.25 पण जो है उनसे लिया जाएगा। यानी वो ले जाना नहीं, यानी लाके दे दे उनको 4.25 पण एक इनाम के रूप में देना चाहिए, एक पारितोषिक के रूप में, कि कोई हाथी अंदर मरा पड़ा है उसका दांत कोई लाके सौंप दे, तो उनको 4.25 पण इनाम के रूप में देना चाहिए, या मेहनती मान लो जिस भी रूप में। नागवनपादा हस्तिपक पादपाशिक सौमिक वनचर वनचरक पारिकर्मिक सखा हस्तिमूत्र पुरीश छन्न गंधा भल्लातकी शाखा प्रतिच्छन्नाः पंचभिः सप्तभिर्वा हस्तिबंधकीभिः सह चरन्तः
शय्यास्थानपद्यादण्ड कूलपातोद्देशेन हस्तिकुलपर्यग्रम विद्युः। नाग यानी हस्तिवन पालन करने वाले जो अधिकारी हैं वो कुछ हाथी का क्या बोलते हैं, हाथी संभालने वाला, उसके लिए कोई शब्द है जो हाथी के ऊपर बैठ के हाथी के एक प्रकार से संभालने वाला। महावत है? हाँ, महावत, महावत। वो हस्तिपक कहेंगे संस्कृत में, जो महावत है। और उनके हाथी के पैरों को बांधने की जो एक्सपर्ट होंगे, तो ऐसे। और सैमिक, सैमिक का क्या मतलब है? जो सीमाओं को जानते हैं, जंगल की सीमाओं को जो जानते हैं वो भी। और वनचर कपारि वनचरक पारिकर्मिक, यानी जंगल को जो जानते हैं और जो सेवा कर सकते हैं वहां, इन सबको साथ में लेकर हाथी के जो मूत्र पुरुष के गंध के द्वारा यह पता कर ले कि इस झुंड झुंड कहाँ रहते हैं, क्योंकि हाथी जहाँ विश्राम करते हैं वहां उनका मूत्र पुरुष रहेगा, उससे उनका विश्राम स्थान पता चलेगा। तो सीधा सीधा सामने जाएंगे तो हाथी हमला भी कर सकते हैं, तो सावधानी से जाना पड़ता है। ये भरजात है कि एक पेड़ है जिसकी बहुत बड़े बड़े शाखाएं होंगे, घना पत्ते होंगे, उससे अपने आप को छुपाते हुए 5 अथवा 7 अधिकारी इस प्रकार के मिलकर, और उनमें से हाथी को बांधने वालों के साथ भी ये अंदर जंगल में भ्रमण करते रहे। तो जहाँ हाथी सोते हैं, जहाँ वो घूमते हैं, ये सारी जानकारी दे दे कि ये हाथी का रहने की जगह है, यहाँ घूमते हैं, यहाँ पानी पीते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं, ताकि उनकी गतिविधियां उन पर पूरा नजर रखे। इसमें क्या क्या प्रकार के हाथी होंगे बता रहे हैं। यूथचरम, एकचरम, निर्यूथम, यूथपतिम, हस्तिनम, व्याजम, मत्थम, पोतम, बद्धम, मुक्तम च निबंधेन विद्यो, यानी कौन कौन से हाथी है जो समूह में चल रहे हैं, कौन कौन से हाथी अकेला है, जो कौन कौन से हाथी जो समूह से धकेला गया है, कौन हाथी वो समूह के नेता है। और इसमें से हाथी के अलग अलग अवस्था में जो प्रौढ़ है, बच्चा है, जो बूढ़ा है, और कई हाथी बंधा हुआ, यानी जो पालन किए हुए पर काम का ना हो तो छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे भी सारे, यानी जो जैसा है वो अच्छे से जाने और उनको निबंधन यानी नोट भी करे, रजिस्टर भी बना दे। अनेकस्थ प्रमाणैः प्रशस्त व्यंजनाचारान हस्तिनो गृह्णीयुः। सेना के लिए जो मापदंड है हाथी के लिए, सेना में शामिल किए जाने वाले हाथी में जो जो लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण जिन हाथियों में दिखे, बहुत अच्छे प्रशंसित लक्षण, यानी जो बहुत अच्छे हाथी इनमें से जो बन रहा हो, तो उनको वो पकड़ जाए। कुल मिलाकर ये पूरा हाथी का ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहाँ हाथी अपने पूरा कुल के साथ चरता है, और जो हाथी तैयार होती है अपनी सेना में शामिल करने योग्य, नजर सब पे रहेंगे तो पता चलेगा कौन तैयार हो रहा है। जो तैयार हो गया है उसको पकड़ के जाके सेना में जोड़ दे। हस्ति प्रधानो ही विजयो राज्यम,
राजा यदि युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहे तो हाथी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। परानीक व्यूह दुर्ग स्कंदावर प्रमर्दना हस्ति प्रमाण शरीराः नहीं हति प्रमाण शरीराः प्राणहर कर्माणो हस्तिन इति। यानी जो दूसरों की सेना व्यूह को और उनके दुर्ग को, उनके स्कंदावर यानी छावनी को, इन सबको तोड़फोड़ कर सकते हाथियां। यदि मौका मिला हाथियों की पूरा अपनी सेना लेके उनके स्कंदावर के ऊपर चले जाओ तो पूरा सब कुछ मसलते जाएंगे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके। और सेना को भी बड़ा यदि वो व्यू बना के आवे, हाथियों के सामने टिकना मुश्किल है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा शरीर होता है और जब वो उन्मत्त होते हैं तो बिल्कुल तबाही मचाएंगे। प्राण तो बहुत छोटी सी बात होगी। तो ये हस्तिवन विशेष रूप से बताया है। बाकी द्रव्यवन यानी लकड़ी, विभिन्न प्रकार के लकड़ी जैसे सागवान वगैरह जो राज्य में आवश्यक है उनके लिए भी वन होगा, जड़ी बूटियों के लिए भी वन होगा। ऐसे जो खेती के योग्य नहीं है वहां इस प्रकार के वन तैयार करें। एक तो विधिवत जो जंगल है वो राज्य की सीमा के बाहर होगा, जो सहज जंगल है जो अपने आप होता है। राज्य के अंदर जितना जमीन है वो एक प्रकार से पूरा एक नेचुरल जंगल नहीं रहेगा, वो राज्य की आवश्यकता के हिसाब से पेड़ पौधे या जो भी कुछ उस प्रकार की चीजें हैं वो वहां हो, और हाथी जैसे जो जानवर पालने के लिए भी हो। कलिंग कलिंगांग गजा श्रेष्ठ, कलिंग और अंग देश के जो हाथी है वो श्रेष्ठ होते हैं। प्राच्या चेदि कुरुशज, प्राच्य देश यानी यमुना से पूर्व की जो देश है वो सब प्राच्य कहे जाएंगे। और चेदी, कुरु और उशज इन देशों के भी हाथिया जो है दशार्णाश्च अपरांताश्च द्वीपानां मध्यमा मतः। वो दशार्ण और अपरांत देश है, यहाँ की हाथियां मध्यम कहे जाते हैं। कलिंग और अंग के श्रेष्ठ है ये सारे जो देश गिनाए हैं, प्राच, छेदी, कुरु और उशज, दशार्ण और अपरांत, इन देशों के हाथियां मध्यम बताए हैं। सौराष्ट्रिकाः पांचनदास्तेषां प्रत्यवरा स्मृतः। जो सौराष्ट्र के हाथी है तो पांचनद यानी अपने पंजाब की जो हाथी है वो अधम कोटि के हैं, सबसे निम्न स्तर के हाथियां हैं। सर्वेशा कर्मणा वीर्यम जवस तेजश्च वर्धते, यानी इन सभी का अपना जो बल है, वेग है, उनका तेजस है उसी हिसाब से बढ़ेगा। यानी सबसे अवर है, जो सबसे क्या बोलते हैं, दोयम, दोयम तो शायद उर्दू शब्द है। तो सबसे निम्न स्तर की जो हाथी है उनमें बल, स्पीड इत्यादि वो सब कम रहेगा। जो सबसे श्रेष्ठ है उनमें ये सब बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार हस्तिवन राजा बनावे अपने राज्य में हस्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दुर्ग विधान, दुर्ग कैसे बनाया जाए ये बता रहे हैं। दुर्ग जो है राज्य में एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ राजा भी रहेगा, कोष भी रहता है, सभी मुख्य अधिकारी रहेंगे।
और प्रशासन का भी वो केंद्र रहता है। सेना भी एक बड़ी मात्रा में दुर्ग में ही निवास करता है। चतुर्दिशम जनपदांते सांपरायिकम दैवकृतम दुर्गम कारयति, ये जो पहले बताया जा रहा है यह अंतपाल दुर्ग है। राज्य के चारों तरफ एक तो सहज भी हो अथवा जो बनाया गया, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, दोनों प्रकार से, और युद्ध के लिए योग्य, यानी कभी आक्रमण हो तो उसको सह सके, उस प्रकार दुर्ग बनवाना चाहिए। अंतर्द्वीपम स्थलम वा, अथवा जो जल के बीच में घेरा हुआ हो, अथवा उदक जहाँ जल जहाँ रुका हुआ हो, तो उस प्रकार पत्थर से अथवा कोई सहज गुहा बना हुआ हो उसको, अथवा पहाड़ के ऊपर, अथवा ऐसी जगह जहां बाहर कोई जल आदि ना मिलता हो। विरुदक स्तंभ बिरीडम व धानवनम। इरिडम जो है ये क्या बोलते हैं उसको, मृगतृष्णा, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो पानी जैसा दिखता है पर पानी नहीं होता है दूर से। मृग तृष्णा ही तो बोलते थे। हिंदी में भी मृगतृष्णा ही बोलते हैं, हिंदी में कुछ और शब्द है। मृगजल, मृगजल। हाँ, मृगजल। तो उस प्रकार का जो स्थान है, अथवा जो ऊषर भूमि है, ऐसी जगह पर भी दुर्ग बना सकते हैं। दुर्ग के अंदर तो पानी की व्यवस्था होनी होगी, पर चारों तरफ ना रहे, ताकि शत्रु कोई वहां आए तो बेचारे थक जाए बिना पानी के। अथवा खंजनोदकम, यानी जो कीचड़ कीचड़ जैसा पानी हो, और खड़ा खड़ा गहरा कीचड़ वाला पानी हो, ऐसा वन दुर्ग बनावे। यानी ये सब जैसे वहाँ भौगोलिक स्थितियां है, कुल मिलाकर सहज हो, बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करना ना पड़े, सुरक्षित हो, और अंदर सब व्यवस्था रहे, और युद्ध आदि हो तो सैनिक सेना आदि की दृष्टि से भी वहां व्यवस्था हो। इस प्रकार जनपद की चारों तरफ दुर्ग बनवावे। तेषां नदी पर्वत दुर्गम जनपद आरक्ष स्थानम धानवन वन दुर्गम अटवी स्थानम आपद्यपसारो व, इनमें से नदी पर्वत दुर्ग और जनपद आरक्ष स्थानम, यानी नदी और पर्वत में जो दुर्ग है, वो जनपद की जो रक्षा वाली सेना रहती है उसके लिए होना चाहिए। धानवर वन दुर्गम, यानी जो धानवर और वन दुर्ग जो है वो जंगल वाले इलाके में बनाना चाहिए, और वो जो जगह है आपातकाल में भागने के लिए उचित रहता है। यानी धानवन और वनदुर्ग जो है आपातकाल में भागने के लिए उचित रहता है, यानी छुपने के लिए, क्योंकि वो इलाका आम जनता के या आम सैनिक भी आराम से उसमें आ जा नहीं सकते, तो वहां छुपना सरल है। और नदी पर्वत दुर्ग में जा सकते हैं तो वहां अपनी सेना आदि अच्छे से रहे।
तो ये हो गए अंतपाल दुर्ग जनपद की चारों तरफ। अब जनपद मध्ये समुदय स्थानम स्थानीयम निवेशयेत। अब जनपद के केंद्र में एक जो ऊंचा स्थान पर निवास के योग्य दुर्ग बनवावे। वास्तु का प्रशस्ते देशे जहाँ मकान आदि बनाना उचित हो, उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था वास्तुशास्त्र में जो जमीन मकान बनाने के लिए उचित कहा गया है, ऐसे देश में नदी संगमे हृदस्य व यानी नदी अथवा बड़ा सा तालाब जहाँ निकट हो ताकि पानी की कमी ना रहे। अविशोषस्यांके यानी ऐसे तालाब जो सूखता नहीं है उसकी गोद में यानी उसके निकट सरसस तटाकस्य व यानी ये हृदय सरस तटाक ये सब जल के स्थान है अपने आकार आदि के अनुसार वो अलग अलग, जैसे हम भी जैसे तालाब भी कहते हैं अथवा झील कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके आकार आदि के अनुसार। तो छोटे बड़े जनपद में जो रहने वाले जो दुर्ग के अंदर रहने वाले लोगों के पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो उस प्रकार के यानी जलाशय के निकट वृत्तम दीर्घम व दीर्घ चतुरश्रम व यानी गोल अथवा चौकोर वास्तु का वशेन प्रदक्षिणोदकम यानी वास्तु के अनुसार चाहे गोल हो चाहे चौकर हो, और प्रदक्षिणोदकम चारों तरफ उसका जल मिले उस प्रकार से। पन्यपुट्ट भेदनम अंशवारी पथाभ्यामुपेतम। पन्यपुट्ट भेदनम पन्यपुट भेदनम यानी पन्य कहते हैं जो दुकान में बेचने योग्य वस्तु, जिसको कमोडिटी कह सकते हैं हम। तो वो जहां उसका जो बांध के लाते हैं तो जहां खोला जाए, यानी कुल मिलाकर मार्केट प्लेस ये कहना चाहते हैं। तो वो अच्छा सा मार्केट बन सके ऐसी जगह दुर्ग जो है बहुत अच्छा मार्केट बनता है, क्योंकि वहां जो रहते हैं धनवान लोग ही ज्यादा रहते हैं तो सामान वहां जल्दी बिकते हैं। अंश अंश वारिपथाभ्याम उपेतम यानी स्थल और जल के रास्ता से जुड़ा हुआ हो, यानी वहां कोई नदी जा रही हो तो जल के रास्ते से भी जुड़ेगा और स्थल के रास्ते से भी जुड़ेगा ना, वहां सामान मनुष्य आदि सब आराम से पहुंच सके। तस्य परिखास्तिस्रः दंडांतराः कारयेत्। ये एक दंड कहते हैं करीब 6 फुट, नहीं 6 फुट नहीं, द्विचत्वारिंशदङ्गुल एकहस्तो इति गणतया देशकालमानपरिणत चत्वारि हस्त एक दंड। करीब 6 फुट है, यानी 4 हाथ एक दंड होता है, एक हाथ करीब करीब 1.5 फुट माना जाता है। तो 3 परिखा यानी 3 खाई होनी चाहिए 6-6 फुट के चौड़ा वाले। नहीं, तीनों खाइयों में 6-6 फुट का अंतर होना चाहिए। यानी खाई खाई के बीच में 6 फुट दूरी हो, और खाई खुद जो है चतुर्दश द्वादश दशेति दंडान विस्तीर्णा है ना, तो सबसे पहला खाई है 14 दंड, 14 गुना 6।
यानी 84 फुट चौड़ा होना चाहिए पहला खाई। दूसरा 12 यानी 72 फुट चौड़ा होना चाहिए। और तीसरा खाई 10 फुट यानी 60 फुट चौड़ा। और खाई खाई के बीच में 6 फुट अंतर। तो इस प्रकार 3 खाई बने। जितना चौड़ा हो उसमें 3/4 अथवा आधा गहरा भी हो। यानी 84 हो तो कम से कम 48 हो अथवा 48 और 24 यानी 72 फुट, कम से कम 72 फुट से लेके 48 तक। इस प्रकार यानी 3/4 अथवा आधा गहराई उसकी हो। त्रिभागा मूला यानी ऊपर जितना चौड़ा है बेस में जाके 3/4 हो, यानी अंदर सुकड़ता जा सकता है। एकदम पूरा खड़ी दीवार आवश्यक नहीं है। मूले चतुरस्राः यानी बेस में गोलाई नहीं होनी चाहिए, चौकोर ही होना चाहिए। पाषाणोपहिताः यानी पत्थरों के द्वारा वो बंधा हुआ हो पूरा, ताकि वो मिट्टी गिर ना पाए। यानी बिल्कुल नीचे जो तलहटी है वो पत्थरों से ढका हुआ हो, और साइड में जो दीवार है वो पत्थर अथवा ईंटों से बने। पाषाणेष्टका बद्ध पार्श्व व तोयांतिकी रागंतुक आगंतुतोय पूर्ण व यानी अंदर खुद जल का स्रोत हो अथवा बाहर से जल छोड़ सके, इस प्रकार जल से भरना चाहिए। अंदर स्रोत हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं है तो बाहर से फिर जल समय समय पे भरते रहे ताकि सूखे नहीं। आगंतुक तो पूर्णवा सपरिवाह पद्मग्राहवती है। यानी पानी बाहर निकालना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था हो। उसके अंदर पद्म यानी कमल के फूल भी हो, और ग्राहवती यानी मेरे ख्याल से ग्राहवती तो ये नक्र कह रहे हैं। ये यानी मगरमच्छ ही होना चाहिए। वैसे मगरमच्छ ही रखते थे ताकि शत्रु कोई आए तो यानी उसके अंदर खाई पार ना कर सके। चतुर्दंडावकृष्टम परिखायाः षड्दंडोच्छ्रितम अवरुद्धम तद्विगुण्य विष्कंभम खाताद वप्रम कारयेत। ये खाई जो खोदा है वो सारी जो मिट्टी है अंदर की तरफ, तीनों खाइयों के अंदर की तरफ उसको इकट्ठा यानी पूरा दीवार जैसा बना दे। जिसका चौड़ाई जो है 4 दंड यानी 24 फुट नीचे बेस रहे, और 6 दंड यानी 36 फुट ऊंचा रहे। इस प्रकार चारों तरफ से यानी बाहर से ना आ सके, दीवार जैसा अवरुद्ध बनावे, यानी कैसा गैप ना रहे, कंटिन्यूअस एक दीवार बननी चाहिए, पूरा गोल या चौकोर जो भी आकार है। तद विगुण विष्कंभम खाताद वप्रम कारयेत।
एक मिनट, नहीं 424 दंड यानी छोड़कर, जगह छोड़कर ये करवावे, 14 दंड जगह छोड़कर ये दीवार बनवावे खाई से, और यानी बाहर खड़ा भी व्यक्ति कुछ लोग रह सके, एकदम खाई की तुरंत दीवार नहीं, टूट भी सकता है, जो कि 6 दंड ऊपर 36 फुट ऊंचा रहे और नीचे उससे दुगुना 72 फुट चौड़ा रहे। तो इस प्रकार खोदा हुआ मिट्टी से इसको एक मिट्टी की टीला बना दे, टीला है ना पूरा गोल, वप्र कहते हैं उसको। ऊर्ध्वचयं मंचपृष्ठं कुंभकुक्षिकं व हस्तिभिः गोर्भिश्च क्षुण्णं कंटकी गुल्म विषवल्ली प्रतानवंतम। ऊपर तक यानी चयन किया गया, ऊपर चपटा, कुंभकुक्षिकम यानी मोटा सा, हाथियों से और बैलों से अच्छे से दबाया गया, यानी हाथी के पैरों से अथवा बैलों से, वो एक रोलर होता है उससे खींचवा के अच्छे से लेवल किया हुआ, कूटा हुआ, ताकि पौधाई ना रहे, और उसकी साइडों में पूरा कंटकी गुल्म विषवल्ली प्रतानवंतम, कांटे वाले और विषैली जो झाड़ियां है वो फैलाए जाए, ताकि कोई उनको पार करके ना आ सके। ऐसे कांटे हो कि उसको पार करने की कोई कोशिश करे तो बहुत अच्छे से घायल हो जाए, कोई आ ना सके। पांचु शेषेन वास्तु छिद्रम व पूरयत, जो बचा हुआ मिट्टी से जहां भी खड्डे वड्डे हो वो सारा भर दे, यानी सब कुछ व्यवस्थित समतल सा रहे। तो ये हो गई खाई खोदने वाले मिट्टी की व्यवस्था। उसके ऊपर फिर दीवार बनाने की बात है, ये कल कर लेंगे, आज इतना रखेंगे। ये जो खाई खोदने की जो बात है, ये कहा जाता है कि खाई और फिर दीवार, ये व्यवस्था जो है भूकंप के समय में भी ये बचे रहते हैं। शाक को ऑब्जर्व करने की क्षमता होता है उसमें, भूकंप के द्वारा जो शाक, जो कंपन है, खाई और दीवार की व्यवस्था के कारण वहां कंपन कम हो जाता है। तो ये, और दूसरा शत्रुओं के लिए पार करना मुश्किल होगा। उनमें से एक जगह जहां दरवाजा हो, सिर्फ वही रास्ता बनता है, और वो भी ऊपर से पुल बना के, और वो ऐसा पुल जो उठा सके, आवश्यकता आने पर, शत्रु आ रहे हैं वो पुल उठा दिया तो फिर वो पार ना कर सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये कई सिनेमा आदि में देखे होंगे, जब शत्रु आते हैं तो वो उठाए जाते हैं कि शत्रु कोई पार ना कर सके, दरवाजे तक ना आ सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। तो आगे जो प्राकार यानी दीवार, ये वप्र जो कहते हैं मिट्टी का ढेर, उसके ऊपर जो दीवार बनना है, दीवार के साथ क्या क्या बनना है आगे, वो चर्चा है जो कल करेंगे। तो ठीक है, आज ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते जी। धन्यवाद। जी नमस्ते।